कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि आज श्रमिक दिवस भी है, मजदूर दिवस भी है। ऐसे में श्रमिकों पर किस तरीके से सियासत चल रही है, पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का है। कि बड़े बड़े नगरों में श्रमिक अड्डे बनते थे, कोई प्रोत्साहन नहीं था। बहुत बार तो श्रमिक कहीं काम करता था और जब मजदूरी देने की बात आती थी तो उसको टरका दिया जाता था। ठेकेदार पूरा पैसा नहीं देता था, या जिसके यहां काम करते तो पैसा नहीं देता था। अब सरकार ने इसको कहा ऐसा नहीं चलेगा, अगर काम किया है तो काम का दाम भी देना पड़ेगा, और काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। भविष्य में मजदूरों को कानूनी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी वेजेस को लेकर के हम लोग महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, क्योंकि बिना उनके अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। उनका शोषण कर करके अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। चूंकि अब उनको रोज एक चुनावी मुद्दा, एक हेडलाइन चाहिए, और लेकिन मैं अखिलेश जी को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, उनके जो भी सलाहकर्ता हैं, जो भी उनके सलाहकार हैं, उससे वो बचें। ये सरकार गरीबों की सरकार है। ये मोदी जी 81 करोड़ को अनाज दे रहे हैं। मोदी जी और पूज्य योगी महाराज कभी कुछ लेते नहीं हैं। जब से आए हैं प्रदेश कहां से कहां जा चुका है। अब यहां पे जो 15,83,000 बचे हैं, अगर इसको आप देखें, एक परिवार में 5 लोग हों तो 15 पंजे 75, यानी इतने लोग एक साथ 75 लाख से अधिक लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं, यानी 80 लाख के आसपास लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं। इनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मऊ में यादव ने राजभर की बेटी की हत्या कर दी। आए दिन आप राजभर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पाल के ऊपर, चौहान के ऊपर, बिंद के ऊपर, निषाद के ऊपर, बंजारा, बहेलिया, खंघार के ऊपर, जोल्हा, दुनिया अंसारी, आए दिन आपके लोग तांडव कर रहे हैं। और आप सरकार बनाने की बात करते हैं। सरकार बनाने के बाद तो फिर और ये मनमान हो जाएंगे। इस नाते जो पिछड़ा है, दलित है, ये सब लोग मिलकर के हम सभी लोग एनडीए की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। तो समझौता किया था प्रकाश राजभर ने हमसे। कुछ लोग पेशेवर लोग हैं, राजनीति में कुछ लोग व्यापारी आ गए हैं। उनका क्या चरित्र है, उनका क्या आचरण है, किस किस से इन्होंने कब समझौता किया, ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करना मैं बिल्कुल डिग्निटी मानता हूँ। श्रमिकों का कौन सच्चा हितैषी है और किसका शासन मजदूरों के लिए बेहतर है, यह सवाल आज यूपी की राजनीति में छाया हुआ है। सीएम योगी कहते हैं कि जो नहीं देगा काम का दाम, उसका काम करेंगे तमाम। उन्होंने मजदूरों के हक के लिए सख्त रुख अपनाते हुए ठेकेदारों को यह चेतावनी दी है। वहीं अखिलेश यादव मजदूरों को आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो मजदूरों को सुरक्षा देंगे, स्वास्थ्य और वेतन पर बेहतर काम देंगे। उधर बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं कि उन्हें अपना सलाहकार बदल लेना चाहिए। एक तरफ विकास और सख्त कानून व्यवस्था का दावा, दूसरी तरफ कल्याण और सुरक्षा का वादा। यूपी के करोड़ों श्रमिकों, मजदूरों और ठेला लगाने वालों के भविष्य को लेकर दोनों सियासी दलों के बीच घमासान छिड़ा है। सवाल है, क्या योगी सरकार का सख्त रवैया मजदूरों के हित में है या अखिलेश यादव का सुरक्षा वाला मॉडल ज्यादा कारगर होगा? आज इसी पर हम महाबहस करेंगे। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तमजीद अहमद जी, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। हमारे साथ अनुपम जी हैं, क्षेत्र संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। श्रमिकों का कौन हितैषी सच्चा, किसका शासन अच्छा? एक तरफ सीएम योगी कहते हैं कि सख्ती से काम लेंगे और काम लिया है तो दाम भी देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनको और बेहतर वेतन और सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ हम जो है अच्छा काम उनको मिलेगा या उनको काम का वाजिब दाम मिलेगा। तो आखिर कौन अच्छा है, किसका वादा सच्चा है, किसके दावे और वादों में कितनी सच्चाई है? मजदूर तो बहाना है, 2027 पर निशाना है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं।
और पूरा गेस्ट पैनल हमारे बीच में। सबसे पहले एसएन सिंह जी आप ही के साथ आते हुए, देखिए महिला आरक्षण की बात हुई तो महिलाओं को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए। खूब राजनीतिक चर्चाएं, आरोप प्रत्यारोप, बहस हुई, क्योंकि अब 2027 का चुनाव आ रहा है। आज श्रमिक दिवस है, आज मजदूर दिवस है। सभी कर्मचारी, सभी श्रमिकों, सभी मेहनत कश तबके के राइट्स की आज बात होती है। तो ऐसे में एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और दोनों ही दावा कर रहे हैं, बीजेपी भी और समाजवादी पार्टी भी, कि भाई मजदूरों के लिए हम बेहतर व्यवस्था करेंगे, काम का उचित दाम भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगा। जब से नोएडा में बड़ा आंदोलन हुआ है, एकदम से ही मजदूरों का ख्याल आ गया है। आज श्रमिक दिवस है। आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के सभी श्रमिकों को श्रम दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात चर्चा की, तो चर्चा आज से नहीं हो रही। जब मोदी जी की सरकार बनती है और ई श्रम पोर्टल आता है, चर्चा उस दिन से शुरू हो जाती है। रेहड़ी पट्टी वालों के लिए सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है, रिक्शे वालों को, घरेलू कामगारों को सीधा लाभ मिलता है। फिर पीएम श्रम योगी मानधन योजना चलती है, जो अगर 60 साल की आयु प्राप्त कर लेते हैं और संगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको भी 3,000, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको भी 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। निश्चित तौर पे कुछ ऐसी सरकारें थी जो मजदूर के बजाय मोहब्बत उनका माफिया से होता था। मजदूर से मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली, उसको आगे बढ़ाने वाली, सराखों पर बैठाने वाली तो मोदी जी, योगी जी की सरकार है। अगर वो प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए खर्च रही है, वो मजदूरों के लिए तो खर्च रही है। आत्मनिर्भर भारत योजना बनाई जाती है, आयुष्मान भारत योजना से मजदूरों को जोड़ा जाता है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा जाता है कि अगर उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई आएगी तो निश्चित तौर पर इस योजना का लाभ ऐसे श्रमिकों को मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र में है। तो कथनी मीठी खारसी करनी बिस्की लो, वो समाजवादी पार्टी के लिए कहावत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जो कहती है ना, वो करके दिखाती है। हमने करके दिखाया है कि किस तरह से 18 जो है वो कमिश्नरी में, ठीक है, आवासीय योजना देकर, विद्यालय योजना देकर हम पूरा करके आपके बीच में बैठे हुए। तो हम कहते नहीं है, मोदी जी, योगी जी करके, और इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो ईएसआई के हॉस्पिटल है उसके लिए भी जमीन आवंटित हो गई है कि 500 बेड का। और भी चूंकि हम श्रमिकों के हित में कार्य करने वाले हैं, मजदूरों के हित में कार्य करने वाले लोग, लेकिन जो माफिया के हित में कार्य करने वाले हैं, वो नाच गाने वाले, वो नाच गाने कराने वाले लोग, मजदूरों की बात, मजदूर तो बहाना है। 2027 निशाना है सबका, पक्ष का भी विपक्ष का भी। आस्था जी, पहले तो मजदूर दिवस की हमारे मजदूर भाइयों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब मजदूर दिवस जैसे गंभीर तारीख पर मजदूरों की चर्चा करते हैं और श्रमिकों की चर्चा करते हैं तो वो वाहियात बात करने लगते हैं और मूल विषय से भटक जाते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2017 से सरकार बनने के बाद से, जब 2017 के पहले हमारी सरकार थी या पूर्ववर्ती की और सरकारें थी, तब तक उत्तर प्रदेश से 35,000 के तकरीबन श्रमिक जो है खाड़ी के देशों में जाते थे, अफ्रीकी देशों में और अन्य देशों में जाते थे। लेकिन आज के समय में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो बड़े बड़े लच्छेदार और ढिढोरा पीटने वाली सरकार है, उस सरकार में खाड़ी के देशों में मजदूरी करने के लिए जो हमारे पढ़े लिखे योग्य युवा है, जिनके पास महंगी बड़ी डिग्रियां हैं, वो मजदूरी करने के लिए जाते। जानती इनकी संख्या कितनी है? तकरीबन 95,000 हमारे युवा प्रति वर्ष हमारे पलायन करके जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए खाड़ी के देशों में, यूरोपीय देशों में और अफ्रीकी देशों में। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे युवा आज श्रम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, एक बात, आखिर उस पर संज्ञान गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लिया? जो सरकार कहती थी कि हम साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, वह साल में 2 करोड़ नौकरी देने वाली सरकार आज इतने बड़े पलायन को अपनी आंखों से देख रही है। आखिर उसकी आंखों में शर्म और हया क्यों नहीं है? एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा, नरेगा मनरेगा का जो मजदूरी है, आप जानती हैं, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अगर ये जमीन से जुड़े हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 57,000 सुपर ग्राम सभाएं हैं। एक भी किसी ग्राम प्रधान को अभी आप टेलीफोन करिए और पूछिए, नरेगा की मजदूरी 4 महीने से, दिसंबर माह से लेकर के ये अप्रैल महीना चल रहा है, नरेगा की मजदूरी गांव में नहीं गई है। प्रधान जी लोगों के दरवाजे पर मजदूर आते हैं और अपनी मजदूरी मांगते हैं, लेकिन प्रधान जी लोगों के खाते में पैसा नहीं है। ये बड़ी बड़ी लोक भवन में तस्वीरें लगा लेने से, डिस्प्ले पर भाषण दे देने से बीजेपी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन एक बार सभी
पैनलिस्ट, हाँ सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख दें। मनीष जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी दोबारा आपको बोलने का मौका मिलेगा। तमजीन अहमद जी, अब मुझे बताइए कि मजदूरों पर या श्रमिक वर्ग पर केवल राजनीति भी हुई है या सरकारों ने कुछ किया भी है? आपने भी सरकारें चलाई हैं। नहीं किया है, सरकार ने किया है। अभी इस साल ही 30% बजट इन्होंने कट डाउन कर दिया है मनरेगा मजदूरों का। किया है, बहुत कुछ किया है। मजदूरों को खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आप अगर देख रहे होंगे नोएडा के अंदर जिस तरीके का आंदोलन है, कमोबेश यही स्थिति पूरे देश के अंदर है। वो 5,000 रुपए कमा रहा है, उसको 4,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में। ये किया है भाजपा ने। किया कैसे नहीं है? गिग वर्कर्स के लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है इनके पास। उनको ना तो किसी तरीके की सुविधा दी जा रही है, ना तो उनका किसी तरीके से कानून के जरिए उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ना तो किसी भी तरीके से उनका किसी भी तरीके से ना तो कोई बीमा योजना किया जा रहा है। किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मजदूरों का शोषण किया है, जिस तरीके से मजदूरों को प्रताड़ित करने का काम किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने किया नहीं है। इन्होंने बहुत काम किया, शोषण किया है, प्रताड़ित किया है, परेशान किया है और उनके बजट को कम करने का काम किया है। ये श्रेय है। आज मनरेगा योजना का नाम बदल दिया है। मजदूरों की जो सबसे बड़ी योजना है, जिसको यूनेस्को तक ने, प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे, उसको सम्मानित करने का काम किया था, उस योजना का हालत इन्होंने ये कर दिया है कि आज बजट घटाते 61,000 करोड़ पे लेके चले आए। तो ये मजदूरों की सरकार थोड़ी नहीं, ये तो उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों के लिए बजट बढ़ रहा है, उनका टैक्स माफ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मजदूरों का बजट घटता जा रहा है। एसएन सिंह जी, आज मजदूर आंदोलन के लिए मैंने सवाल आपसे किया था तंजीम जी कि आपने भी दोनों लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की और मैं यही पे कहता हूँ। इसीलिए जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। हमने कहा आत्मनिर्भर भारत योजना में मजदूरों का जो ईपीएफ का हिस्सा था वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का कार्य की। और हमारे जो ये तंजीम साहब है ना, चूंकि इनको राम नहीं अच्छे लगते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि राम का नाम क्यों रख दिए। भाई राम के देश में राम का नाम नहीं रखा जाएगा तो किसका नाम रखा जाएगा? अब ये कह रहे हैं कि ये तो कुछ हुआ नहीं। भाई हम बताएं कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना दी जा रही है, आप नकारिए ना साहब कि नहीं नकारा गया। हमने कहा कि ई श्रम पोर्टल हमारी सरकार ने बनाया, आप जाइए जो सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लेते हैं। आप जितनी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि है, ऑडियो क्यों बंद है? रहने वाले हैं, देवरिया के रहने वाले हैं, गांव गरीब खेत खलिहान किसान मजदूरों के बीच में रहने वाले समाजवादी पार्टी हो। आप अच्छा बोलिएगा मनीष जी, बोलिएगा एक बार उनको जवाब देने दीजिए, क्योंकि दो लोगों ने आरोप लगाया। आप बोलिएगा, लेकिन एक बार उनको बात रखने दीजिए। दो लोगों ने आरोप लगाया। दरअसल समाजवादी पार्टी को ना बड़ी दिक्कत है। समाजवादी पार्टी को मौत से हमेशा माफिया ही नजर आते हैं। भाई वो मजदूर कैसे आएंगे जब कानपुर में, रामपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में मजदूरों के पेट पे लात मारा जाता था। एक 2 महीने कल कारखाने बंद रहते थे, कर्फ्यू लगते थे। ऐसे मजदूरों की चिंता हो रही है, उनके भी मनोरंजन की व्यवस्था। चलिए, मजदूरों का सबसे बड़ा हितैषी कौन? पक्ष विपक्ष की राजनीति इस पर जमकर चल रही है। हमारे बीच में अनुपम जी हैं भारतीय मजदूर संघ से। अनुपम जी, आपसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नोएडा में जिस तरह का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन ना होता तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई मजदूरों की सुध ली ही ना गई होती, या उस पर इतनी विस्तृत बात नहीं कर रहे होते, राजनीतिक संगठनों में एक होड़ सी ना मची होती? भले ही होड़ है, लेकिन कम से कम चलिए साड़ में भला तो मजदूरों का हो रहा है। सभी को नमस्कार। एक तो आज मई दिवस की जो चर्चा चल रही है, वास्तव में इस खूनी क्रांति के आधार पर मई दिवस भारतीय मजदूर संघ इसको कंडम करता है। हम विश्वकर्मा दिवस जो पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, 17 सितंबर को आता है, उसकी शुभकामना हम देते हैं। दूसरी रही बात ये पॉलिटिकल पार्टियों के इंटेंशन की, भारतीय मजदूर संघ एक रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन पर चलने वाला संगठन, गैर राजनीतिक संगठन। बाकी सभी श्रम संगठन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंग उपांग हैं, तो इसलिए अपने अपने वो एक इंटेंशन से बातचीत करते हैं। हमको कुछ जो अगर खराब बात है तो उसके लिए हम मजदूर संघ के नाते हम फोरम पर लड़ते हैं, तो चाहे माननीय अटल जी के समय में हो, चाहे अभी योगी जी के सामने हो, या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो भारतीय मजदूर संघ मुद्दों पर बात करता है। अभी योगी जी से के सरकार के साथ भारतीय मजदूर संघ ने प्रस्ताव रखा था, ये जो भवन से निर्माण के हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए सरकार के पास है, उसका क्या किया जाए। और उन्होंने इतना अच्छा प्रस्ताव स्वीकार किया, तो उन्होंने हम लोग के सुझाव पर, बहुत बड़ी बात है, अटल आवासीय विद्यालय जो भवन से निर्माण के बच्चे हैं उनका फ्री ऑफ कास्ट
ठीक है। और ये सब लेकिन मुझे ये आवासी बताइए कि करेंगे। जिन बातों को लेकर आंदोलन हुआ था, अब मजदूर वर्ग क्या संतुष्ट है उससे? वो मांगे उनकी पूरी हुई हैं? भविष्य के लिए क्या आश्वासन है? अब चुनाव अभी भी आ क्या रहा है है तो कि- लुभावने वादे भी दोनों तरफ जी। से होंगे। देखिए, 4 लेबर कोड भारत सरकार ने अभी सारे जो लेबर कोड को संकलित किया है, और पहली बार फ्लोर वेजेस आज तक के इतिहास में, जब से भारत आजाद हुआ है, आप ये देख लीजिए, फ्लोर वेजेस तय हुआ है। अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, 4 प्रकार के ये फ्लोर वेजेस तय हुए हैं। इससे नीचे अब कोई भी सरकार, कोई भी प्रदेश हो, वो दे नहीं सकता है। उनको देना ही पड़ेगा, क्यों? सरकार नहीं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पीएसयू हो, ठीक है। चाहे व्यक्तिगत दुकान में काम करने वाले हो, तो ये अभी लागू हो रहा है। अभी क्या है कि न्यूसेंस फैलाने के लिए कुछ लोग असामाजिक तत्वों द्वारा ये आंदोलन कर दिया गया, लेकिन ये सब नहीं, असामाजिक तत्व कुछ रहे होंगे अनुपम जी, हाँ, असामाजिक तत्व रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेन्युइन मजदूर नहीं थे, जिनकी सैलरी नहीं बढ़ी 8-10 साल से। हाँ, उनकी बातों को मानना होगा। और उसके बाद सरकार ने अगर वेज को बढ़ाया है, सैलरीज को बढ़ाया है, सारी फैक्ट्रियों या सारी कंपनीज के साथ बैठक हुई, तो ऐसा नहीं है कि मामले में कोई सच्चाई नहीं है और सब कुछ प्रायोजित था। हाँ, शरारती तत्व घुसे, उन्होंने आगजनी की और इधर उधर के लोग भी दूसरे शहरों से पकड़े गए हैं, लेकिन आंदोलन मजदूरों का था और उनकी मांगे थी और उनको माना गया, तभी ना ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, मैं लौटूंगी। डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक, एक बार उनकी भी बात सुनेंगे। अनुपम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। परमवीर जी, मजदूर दिवस है और एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्षी दल कौन मजदूरों के लिए क्या करेगा, सबके स्वर बुलंद हैं और केंद्र में वही आंदोलन है। मतलब उसके बाद से आपको लग रहा है कि अब 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी चौकन्ना हो गई हैं। महिलाओं को लेकर बात चल रही थी, अचानक से मजदूरों की भी बात होने लगी है, महिलाओं की भी बात हो रही है। मतलब कोई किसी को नाराज नहीं करना चाहता। आस्था जी, देखिए, पहली बात तो मैं ये शुरुआत करना चाहूंगा, अनुपम जी की बात से मैं सहमत हूँ। आज कोई खुशी का दिन नहीं है, क्योंकि ये हे मार्केट अफेयर्स डे था। 1886 में एक आंदोलन उग्र हो गया था जहां कई लोगों की मृत्यु हुई थी, उस 1 मई को कॉमेमोरेट करते हैं। तो इसमें आज बधाई देने की किसी को कोई बात नहीं है। अब इसकी बात करते हैं भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, भी राजनीति को नहीं बीच में लाएंगे। भारत की हमारी जो आइडियोलॉजी है वो क्या कहती है? वो कहती है श्रमेव जयता जयते। और अगर भगवत गीता की बात करें तो वहां पर भी कर्म को प्रधान माना गया है। अब इसके बीच में ये जो स्ट्रगल आता है कि एक शोषित वर्ग है और एक काम करने वाला वर्ग है, कहते हैं कि काल्पनिक है, इनके बीच में एक स्ट्रगल दिखाया जाता है और इसके अंदर से राजनीति खोजी जाती है, जिससे सरकारें बदलती रहती हैं और आती रहती है। पूरी दुनिया भर का कॉन्सेप्ट है ये, और इसी कॉन्सेप्ट को आज भारत में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 27 का चुनाव या और चुनाव हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मजदूरों के नाम पे राजनीति हो रही है। अब देखिए, दूसरी बात है, अगर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, मैं केवल नोएडा की बात करूंगा, जहां का मैं रहने वाला हूं, आसपास की बात ही करूंगा। नोएडा के अंदर स्ट्रगल क्या आज से नहीं कर रहे हैं मजदूर? 2012 में भी एक बार दादरी के अंदर बहुत अच्छे से पुलिस ने लाठी बजाई थी, यहाँ पर बहुत मजदूरों के सर फटे थे उस समय भी बात, जो मुद्दा आज की बहस अभी चल रही थी कुछ दिन पहले 2025 में, वही डिमांड्स 2012 में भी थी। वर्किंग आवर्स की बात करते थे, या जो इंडस्ट्री के अंदर एक कार्टलाइजेशन कहते हैं इनको, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठेकेदारी प्रथा, जो 2012 के बाद ही आई थी। इसका सबसे बड़ा कारण जो था आने का, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, जो अंग्रेजों के टाइम का है। इसमें क्या होता है कि 100 से अधिक जहां पर श्रमिक काम कर रहे होते हैं, वहां पर कोई भी वो कंपनी अपनी मर्जी से ना किसी को रख सकती है ना निकाल सकती है, सरकार को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो क्या करती है कंपनी, इस लॉ को बाईपास करने के लिए वो ठेकेदार से काम कराती है और अपने रेगुलर कर्मचारियों को 100 से नीचे दिखाते हैं। यहीं से ये कलेश शुरू होता है, मैं कलेश ही कहूंगा इस चीज को। और अब आप देखिए, अगर जो काम कब करने वाला आदमी है, आज ये गर्मी का समय चल रहा है, अनऑर्गेनाइज फील्ड में आपको आपके एसी में गैस जलवानी हो, आपको आदमी नहीं मिलेगा। मैं प्रैक्टिकल बात घर की बता रहा हूं अपने, और वो पैसे भी मुंह मांगे लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई लड़का डिप्लोमा करके घूम रहा है मार्केट में, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। लड़कियों की कंडीशन इससे भी बुरी है, क्योंकि आपने वहां पर भी वेजेस अलग अलग तय कर रखे हैं। मतलब लड़की ने डिप्लोमा किया है तो उसकी वेजेस और भी कम होगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इन सब चीजों को एड्रेस करना होगा, राजनीति को पीछे छोड़ के एड्रेस करना होगा, और ये समाज के बिहाफ पे तो आप एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सरकारें तो आ जा रही हैं। मैं लास्ट बात में कंक्लूड करूंगा, ईपीएफओ जो 2014 में 8.5% का ब्याज दर देता था, आज वो 8.25 पर आ गया है। तो चीजें कहां पर है? मतलब दिखावे के लिए सब लोग कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी मजदूरों, हम आपके हितैषी, लेकिन हितैषी वास्तव में कहीं पर जो पेपर पे दिखाई दे वो कोई नहीं दिखाई देता है। इन चीजों के ऊपर काम करना होगा। हाँ, मनीष जी, हाँ, उसके बाद एसएन सिंह जी। देखिए, बहुत अच्छी बात
परमवीर जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि आज बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मजदूर भाइयों के बारे में सोचना पड़ेगा। और आज के समय में तो और बुरा हालात इसलिए है कि पढ़े लिखे महंगी डिग्रियां हासिल के, मैं आपसे बताऊं आस्था जी कि मेरे ही गांव के बहुत अच्छे अच्छे लड़के जिनके घर आज भी जमीनें और गहने गिरवी रखे हुए हैं, और वो बच्चे आज खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं। मैं बार बार खाड़ी के देशों का इसलिए नाम ले रहा हूं कि आज जब दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, उस परिस्थिति में वो नहीं इंडिया में आ सकते हैं, नहीं इंडिया से वहां जा सकते हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब मुझे अपने भाइयों की चिंता होती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि गांव का जो सालाना बजट था तकरीबन 57,000 गांव का, उनका बजट क्यों 35% से ऊपर कम कर दिया गया। योगी सरकार जबकि कहती है कि हम सालाना जो बजट है वो 9 लाख करोड़ तक का पहुंचा दिया, जबकि गांव का बजट इन्होंने खत्म कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार संवेदनशीलता से काम करती तो शायद मजदूर भाइयों का, हमारे युवा साथियों का भविष्य बेहतर होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढकोसला ढिढोरा की राजनीति करती है। पूछिए, आप ही इन्वेस्टर समिट की फोटोग्राफ दिखा रही थी और आस्था जी आपने कवरेज किया था, बहुत अच्छा कवरेज किया था आपने। आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े विज्ञापन लगे थे। आपने नोएडा में भी देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 99 लाख लघु सूक्ष्म उद्योग के कारोबार लगे हैं। कहां पर उद्योग है? अगर 99 लाख, उत्तर प्रदेश में 57,000, उत्तर प्रदेश में 57,000 ग्राम सभाएं हैं और 99 लाख इन्होंने उद्योग लगाए। अगर उद्योग इतने बड़े लगे हैं तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि देश भर में मजदूरों की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, आज देखिए ऑटो से, टेम्पो से, ई रिक्शा से लोग गांव में आने से मजबूर हो गए, उनके पास कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। दरअसल आलोचना करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार भी नहीं बता पाए कि हम जो है मजदूरों के लिए कोई कार्य करते थे जो भारतीय जनता पार्टी नहीं की, समाजवादी पार्टी। अरे हमने जो मजदूर भाइयों के लिए किया वो सपने में नहीं कर पाएंगे। 2012 से लेकर के 17 तक श्री कपड़े बदलने वाले सुनो, और श्रमिक भाइयों के लिए सबसे पहला बीमा किसी ने दिया तो उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले 5 लाख रुपए कहा गया ना। अरे अखिलेश यादव जी उन्होंने बनवाना शुरू के किया, बीच में बोला नहीं, आप सुनी नहीं पा रहे। जब अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इतना सब्र नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब डेवलपमेंट हो रहा है, जब रैपिड रेल आ रही है, एसएन बाबू जानकारी की जहां तक बात है सुन लीजिए। आप पत्रकारिता के क्षेत्र से आए, हम जानते हैं कितने दिन के राजनीतिक कार्यकर्ता है, कितने दिन के राजनीतिक कार्यकर्ता है। सुनिए ना, आप बहुत बड़ा जानकार है। देवरिया में कितनी ग्राम सभा है, बताइए कितनी ग्राम सभा देवरिया में? मजदूरों के लिए भारत में कुछ नहीं है या यूपी में कुछ नहीं है, ये आपने सवाल उठाया कि उनको गल्फ कंट्रीज में काम करना पड़ता है। एसएन सिंह जी ठीक है, वो बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और जो कुछ कह रहे हैं आप सुनिए, उसके बाद में अलग से समय दे दूंगी आपको। हमारे रोजगार में बहुत, लास्ट आस्था जी सुनिए ना, दरअसल इनके रोजगार और दूसरे के रोजगार में बहुत अंतर है। शायद हमारे समाजवादी पार्टी के भाई को पता नहीं, इनका जो रोजगार होता था ना वो अपराधियों से कलेक्शन वाला, उससे ज्यादा रोजगार जो है केवल बाबू धनंजय सिंह, अयोध्या से, डेवलपमेंट के नाते काशी कॉरिडोर से जो विकास का रोजगार है वो इनको अच्छा नहीं लगेगा। अपराधियों के रोजगार से विकास के रोजगार की तुलना नहीं की जा सकती है। जो अपराधी वाला रोजगार था वो केवल समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाता था, वो मुख्तार अंसारी को फायदा पहुंचाता था। लेकिन मजदूरों के लिए जब आवासीय योजना चल रही है, मजदूरों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था हो रही है, उन अपराधियों के जमीन पर बुलडोजर चलाकर जब उन मजदूरों के लिए मकान बनाया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है। तो मुझे लग रहा है योगी जी का तीर निशाने पे लगा है, योगी जी का तीर इसलिए निशाने पर लगा है, वो व्यक्ति जो अपराधी 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 कहता था, आज मजदूर कोई जानिए कि कार्य कर रही है। आज डिफेंस कॉरिडोर में आप कह रहे हैं कि रोजगार जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड कंप्लीट करिए एसएन सिंह जी, लास्ट 2 मिनट एसएन सिंह जी कंप्लीट करिए। अभी मैं प्रधान जी को फोन लगाऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ इनसे, मैं पूछ रहा हूँ कि रोजगार किसको कहते हैं? सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश हो गया। चलिए ठीक है, मनीष जी बोलिए। रैपिड रेल जब इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है तो काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता यहीं से पड़ रही है ना, वो कहीं और से थोड़ी आ रहे। बोलिए मनीष जी। डूइंग वाला उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है एसएन सिंह जी, अब आप जवाब सुन लीजिए। बहुत दुख के साथ
आस्था जी बस 10 सेकंड दे दिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जल जीवन मिशन में काम किए हुए जो हमारे मजदूर हैं उत्तर प्रदेश में, जल जीवन मिशन जो विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी मिशन साबित हुआ, उसमें काम किए हुए मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाई है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और आधा अधूरा काम छोड़ करके कंपनियां भाग गई है। आस्था जी इतनी दुख की बात है कि कहने में भी शर्म आ रहा है। आप 4 योजना तो गिनाइए। आयुष्मान आस्था जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। एसएन सिंह जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। क्लोजिंग रिमार्क आप ही का रहेगा। बोलिए मनीष जी, 20 सेकंड। बीच में तो बोल रहे थे इसलिए पूछ रहा हूँ, 5 योजना बताइए। मैंने अच्छा ठीक है, वो बता रहे हैं, अब आप सुन लीजिए। 20 सेकंड मनीष जी बोलिए। ठीक, वो बता रहे हैं, बोलिए। समाजवादी आस्था जी सबसे भ्रष्ट योजना जल जीवन मिशन में काम किए हुए हमारे गांव के जो मजदूर हैं उनको जो है मजदूरी नहीं मिली है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ छल और प्रपंच की राजनीति करते हैं। चलिए, समय खत्म हो रहा है मेरे पास और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा यूपी चुनाव तक रहने वाला है। कि इन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ साथ श्रमिकों यानी मजदूरों का भी जिक्र होगा और राजनीतिक पार्टियों में, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या फिर विपक्ष की हो, उनमें ये होड़ होगी कि कौन कितना बड़ा सच्चा हितैषी। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो श्रमिकों का कौन सच्चा हितैषी है और कौन किसका शासन मजदूरों के लिए बेहतर है, ये सवाल आज यूपी की राजनीति में छाया हुआ है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।